प्रधानमंत्री जी जान रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है, फिर भी एसआईआर के बहाने कुछ न कुछ तिगरम करके वो चाहते हैं यहाँ सरकार स्थापित करना। देखिए, कांग्रेस पार्टी का परिचय ही अपमानित करने वाला लोग। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा कितना काम करेगा, कैसे हल होगा, या सिर्फ ये राजनीतिक नाटक है, बाद में लास्ट में सारी चीजें सही हो जाएंगी। तेजस्वी की और राहुल जी की जोड़ी जो है बेहतर जोड़ी है। बेहतर जोड़ी इन सेंस कि थोड़ी सिनर्जी ज्यादा है। ये जो लोग भी कहते हैं कि हमें कोई मतभेद नहीं है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। अगर मतभेद नहीं है तो दो पार्टियां हैं क्यों? अगर बेरोजगारी रोजगार पर बिहार में वोट होता तो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को वोट मिलता ही नहीं। अगर ये मुद्दा होता तो, अगर कानून और व्यवस्था मुद्दा हो तो लोग भूल ही जाते। अगर सामाजिक शांति मुद्दा हो तो लोग उधर देखते ही नहीं। दोनों बच्चों की जोड़ी की जो बात है, तो मुझे तो लगता है ट्रक और स्कूटर का जो अच्छे टायर लगा के किसी गाड़ी को चलाया जाए, लगभग उसी टाइप की स्थितियां मुझे बिहार में दिख रही दोनों लड़कों की जोड़ी। कांग्रेस में और आरजेडी में गठबंधन नहीं हो रहा तो सहयोगी दलों में भी नहीं हो पा रहा। माले और जो लेफ्ट पार्टी है वो भी कह रही है कि भाई इस बार में ज़्यादा सीटें चाहिए, हमारा प्रदर्शन बेहतर है। इस समय बाकी पार्टियां जो उनके साथ जुड़ी हुई है, पशुपतिनाथ पारस भी कह रहे हैं कि भाई हमें भी इस बार कुछ ध्यान रखा जाए। तो अभी गठबंधन का जो समीकरण है वो उनका भी सॉल्व नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चुनौती होगी, और इस बार तेजस्वी भी इस बात को जानते हैं कि भाई इस बार अगर वो सरकार बनाने से चूके तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पार्टी। देखिए, ये गलती करेंगे तेजस्वी यादव और लालू यादव अगर वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को इन्वॉल्व करना चाहेंगे इसमें। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त होगा वही जो राहुल गांधी चाहेंगे। सीटों का बंटवारा और कहां कौन उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, ये ज्यादा तय करेगा बजाय इसके कि कौन सा गठबंधन जीत रहा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। बिहार अपने चुनावी चरम पर है। लगातार जिस तरीके से बिहार में रैलियां हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव नजदीक है, और नजदीक है भी। बस थोड़े ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, फिर सियासी पारा अपने एक्सट्रीम पर होगा। उससे पहले लगातार बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है दोनों ही बड़े खेमों में, फिर चाहे महागठबंधन की बात की जाए या फिर एनडीए की बात की जाए। एनडीए चूंकि इस लिहाज से थोड़ा शांत दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां पर दलों की जो मनमर्जी है वो शायद थोड़ी कम चलती है, लेकिन महागठबंधन की दिक्कतें लगातार अब सामने भी आने लगी हैं। कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रमुख दल कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोई भी तस्वीर साफ होती नहीं दिखाई पड़ रही है। बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा कितना काम करेगा, कैसे हल होगा, या सिर्फ ये राजनीतिक नाटक है, बाद में लास्ट में सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्या तस्वीर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बनेगी, आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा पैनल हमारे साथ है। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं। बहुत दिनों बाद समीर चौगांवकर जी आंकड़ों के साथ खबरों खिलाड़ी का हिस्सा है। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। शुरुआत चूंकि महागठबंधन तेजस्वी और राहुल की चर्चा से करनी है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आज की बात विजय सर से ही शुरू की जाए। दोनों ही हमने यूपी में भी ये तस्वीर देखी, यूपी के दो लड़के अखिलेश और राहुल दिखाई पड़े थे। इन दिनों बिहार में दो लड़कों की बड़ी चर्चा हो रही है। क्या सीट शेयरिंग वाला ये जो फॉर्मूला है, ये जो पिछले चुनाव में लगातार आरजेडी और तेजस्वी की तरफ से कहा जा रहा था कि कांग्रेस थोड़ा सा दिक्कत दे गई वरना हमारी सीटें बहुत अच्छी हो जाती, तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो चुनाव है ये सीट शेयरिंग के लिहाज से आरजेडी अपने तरफ बढ़त रखने की कोशिश करेगी? सीट शेयरिंग हमेशा किसी भी चुनाव में थोड़ा सा मुश्किल इशू होता है, कॉम्प्लेक्स इशू होता है, और हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करें। एक बात मुझे याद आती है, प्रमोद महाजन होते थे तो वो कहते थे कि हर जो पार्टी है वो समझते हैं कि सारी सीटें वही जीतेगी, और जो उम्मीदवार है जिसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी चुनाव में, वो कहता है कि 50,000 वोटों से तो मैं जीतूंगा ही। तो वो दोनों बातों में मुश्किल होती है, टिकट देते वक्त पार्टी को, और सीट शेयरिंग में सारे जो गठबंधन है उसमें बड़ी दिक्कत होती है। अभी ये बात ठीक है कि पिछली बार कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलने से ऐसा हुआ,
और इस बार जो लालू यादव हैं आरजेडी के नेता, वो उन्होंने तेजस्वी को कहा कि थोड़ा संभल कर चलें, प्रेशर में एकदम ना आए। लेकिन अभी जिस तरह से यात्रा हुई, मैं इसको समझता हूँ कि यदि आपने जिक्र किया कि लखनऊ की उत्तर प्रदेश की यात्रा का या उत्तर प्रदेश के दो लड़कों का, ये जोड़ी उससे बेहतर जोड़ी है। तेजस्वी की और राहुल जी की जोड़ी जो है बेहतर जोड़ी है। बेहतर जोड़ी इन सेंस कि थोड़ी सिनर्जी ज़्यादा है और वहाँ उस तरह का कॉम्प्लेक्स इशू नहीं है। जो यात्रा भी हुई उनकी दोनों की तो ठीक ठाक तरीके से हुई है, जबकि वो यदि देखा जाए परफॉर्मेंस के हिसाब से तो राहुल जी की रैली थी, यात्रा थी, लेकिन फिर भी तेजस्वी पूरी तरह से लगे रहे। तो अभी जब होगी बात, ये जाहिर है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वहाँ आरजेडी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस कितनी सीटें ले पाती है और उसके अलावा जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो कितना करते हैं, लेफ्ट पार्टीज हैं, ये सब है। लेकिन ये हमको यहाँ पर बैठकर लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, कि मतलब कोई झगड़ा हो रहा है। झगड़ा नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स इशू है और हर सीट पर। और जब ये लगता हो कि इस बार सरकार में हम आ सकते हैं या सरकार बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हर सीट पर बारीकी से सब लोग अपने अपने दावे रखते हैं, अपनी अपनी बात को रखते हैं, उसमें से किस पर निकल जाती है। ये कई बार होता है कि कुछ बड़े लोग होते हैं वो दखल देके कुछ ज़्यादा करवा लेते हैं, कुछ कभी कम हो जाता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। हम यहाँ बैठकर बात करें कि कितना सीटों को दे दिया, ये नंबर हम लोग करते रहते हैं, वहाँ एक एक सीट का हिसाब वो रखते हैं कि एक सीट से भी क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। फिर उसमें वहाँ पर कैंडिडेट्स को लेकर रिएक्शन होता है। दूसरा, जो अपोजिशन में कौन सा कैंडिडेट होगा उसका फ़र्क होता है, जातिगत समीकरण होते हैं, ये सब मिलकर होता है। लेकिन मुझे लगता है चुनाव आने से पहले समझौता हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं लगता। दोनों जगह मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा। रामकृपाल सर, मैं चाहूंगी कि दूसरे खेमे पर के सीट शेयरिंग पर थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें। लगातार एनडीए हो, जेडीयू हो, दोनों के बीच दोनों ही खेमे के नेता ये लगातार कहते हैं कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीट शेयरिंग कर लेंगे। हाल ही में जो एक बैठक हुई उससे कुछ चीज़ें निकल कर आई कि भाई 100 सीटें जेडीयू को दे देंगे और 143 सीटों में हम आपस में बांटेंगे, जैसे भी करेंगे। क्या ये समझें कि इस बार एनडीए के खेमे में भी वो जो छुटपुटिए दल हैं, छोटे दल हैं, उनको भी खुश करना पड़ेगा? अब इस बार वो डिमांडिंग पोजीशन में है। ये जो लोग भी कहते हैं कि हमें कोई मतभेद नहीं है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। अगर मतभेद नहीं है तो दो पार्टियां हैं क्यों? कॉमन सेंस की बात है। हम अलग हैं आपसे, तो कहीं ना कहीं कोई भेद तो है जो आप अलग हैं। देखिए, होता क्या है कि सच्चाई ये है, जैसे विजय जी ने कहा कि यूपी में दो लड़कों की सहजता इसलिए थी कि कांग्रेस को पता था कि दिया जलाने वाला शायद कोई मिल जाए उत्तर प्रदेश में। तो जहाँ पे इस तरह की पार्टियाँ होती हैं, जहाँ मतलब आप नहीं हैं, वहाँ फिर आपको जो बड़ा चंक है अखिलेश एसपी, उसके साथ आपको समझौता करना ही पड़ता है। मतलब वो जो कहेगा जैसे है दोस्ती है, वो दोस्ती एक तरह की, वो अखिलेश की पूरी तरह से बैसाखी बन करके वहाँ टहल रहे थे, उनको पता था। लेकिन एक फ़र्क होता है। अब आप कल्पना कर लीजिए, जो एक तर्क हम लोग देते हैं कि कांग्रेस तो यहाँ है नहीं, तो उत्तर भारत के किसी भी राज्य में कांग्रेस के लिए ही होगा। कल को बंगाल मांगेंगे तो बोले नहीं ये तो गलत है, यहाँ तो सब कुछ ममता जी हैं। बिहार में मांगेंगे तो ना अरे ये तो आरजेडी यहाँ है, सब कुछ है। तो सवाल इस बात का है कि कर्नाटक में जीत के बाद जो कांग्रेस को लगा कि हमारी तरफ अब हमको अपने वोट जो है वो बहुत हद तक मेरे पास आ रहा है, तो दक्षिण में कांग्रेस है नहीं। ईमानदारी की बात अगर देखें तो सिर्फ क्या कर्नाटक और तेलंगाना, इसी के भरोसे कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। और अगर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, जिस तरह से लोग हैं, तो ये सपना तो कांग्रेस देख ही रही है कि वो फिर से अपनी वो पुरानी जगह पाले। बिहार में कांग्रेस को वो कांग्रेस नहीं है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थी, इसलिए बिहार में बार्गेन की स्थिति पिछली बार भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। पिछली बार के बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ है और कुछ जो परिवर्तन आए हैं, चाहे माइनॉरिटी वोट का हो, सब कुछ, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं से लगता है, सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं है कि हम 99-90 पहुँच गए। उनको लगता है कि ओवरऑल, अच्छा जब राज्यों में आप नहीं रहेंगे तो कहाँ से केंद्र में आ जाएंगे। मैं ये बार कई बार बात कर चुका हूँ। तो कभी ना कभी कांग्रेस को ये तो सोचना पड़ेगा ना। और मैंने यही कहा कि अगर कांग्रेस और आरजेडी में इतनी समानता है तो दोनों मिल जाएं, विलय हो जाए, चाहे कांग्रेस आरजेडी में विलय कर ले, आरजेडी में विलय कर ले। तो देखिए,
ये समझौते मजबूरी के होते हैं। हर पार्टी अपने को एक्सपेंड करना चाहती है। पिछली बार का आपको याद है कितनी कोशिश कांग्रेस ने की थी कन्हैया कुमार को कहाँ से लड़ाने के लिए, नहीं हुआ। पप्पू यादव कितना कुछ हुआ। उस समय लालू जी के दिमाग में एक ही था कि मेरे बेटे का कोई राइवल यूथ कहीं न खड़ा हो। तो देखिए ये चीज़ें मैं अब आपके सवाल पर आ रहा हूँ, चूँकि इंडिया अलायंस में कोई भी उस तरह का नहीं है, उतने छोटे दल नहीं हैं, मतलब जैसे आरजेडी है हुई, कांग्रेस हुआ, या बाकी और पार्टियां हैं, या महाराष्ट्र में शिवसेना है, लेकिन एनडीए में वो हालत नहीं है। ठीक है, एनडीए में बीजेपी एक बहुत बड़ा डोमिनेंट फोर्स है, और मजबूरी ये है कि वहाँ पे दूसरा इसका एलाई नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के लिए ये पता है कि अगर उनको अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, सीधी एक बात है, तो बीजेपी के साथ रहना मजबूरी है। और मतलब मेजर बिहार के लिहाज से तो दो ही पार्टियां हैं ये। बाकी ठीक है, चिराग पासवान है, उनको लगता है अभी, लेकिन सब शुरू में वही होता है कि तोप का लाइसेंस मांगो तो बाद में कम से कम पिस्तौल का तो मिल ही जाएगा। पिस्तौल का मिल ही जाएगा। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। अवधेश सर, चुनाव किसी भी राज्य में हो, अमर उजाला जमीन पर उतर ही जाता है। डेट का ऐलान हो उससे पहले हमने वार्म अप प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी लगातार बिहार में घूम रहे हैं। बिहार में मतलब एक तरीके से कह लीजिए दो हिस्सों में बटा हुआ वोटर दिख रहा है। अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। कल वैशाली के इलाके में मेरे सहयोगी थे, उन्होंने वहां पर कई सारे यूथ लड़के थे, लड़के लड़कियां थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि नौकरी ही इस बार चुनाव का, रोजगार ही इस बार चुनाव का सबसे बड़ा विषय होगा, और हम तो तेजस्वी के साथ जा रहे हैं। जैसा कि सर ने भी कहा कि वो जोड़ी जो बिहार में दिख रही है वो यूपी से ज्यादा अच्छी जोड़ी है। कितना असर डालेगी ये जोड़ी? नहीं, देखिए, अमर उजाला डिजिटल केवल चुनाव के कारण नहीं, बिहार के जिले जिले से जब मैं बैठता हूं तो मेरे पास रिस्पांस आते हैं, बल्कि बिहार से ज़्यादा रिस्पांस आने लगे हैं पिछले कुछ समय से। तो जाहिर है ये देखा जाता है, उसके लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप किसी के सामने लेके जाइएगा तो थोड़े कहेगा कि मैं यादव हूँ इसलिए तेजस्वी यादव को वोट दूंगा, या मैं फलाने जाति का हूँ। वो तो लोगों के सामने तो महंगाई, बेरोजगारी, ये ऐसे शब्द हैं कुछ जो हर चुनाव में लोग बोलता है। अगर बेरोजगारी, रोजगार पर बिहार में वोट होता तो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को वोट मिलता ही नहीं। अगर ये मुद्दा होता तो, अगर कानून और व्यवस्था मुद्दा हो तो लोग भूल ही जाते। अगर सामाजिक शांति मुद्दा हो तो लोग उधर देखते ही नहीं। जो स्थिति बिहार की हुई है सच्चाई है। मेरा व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के प्रति सम्मान है जो, लेकिन बिहार ने जो अंधकार देखा है उस अंधकार के आधार पर थोड़ा ये फैसला होता है। लेकिन चुनाव के समीकरण बदले हुए। आज मैं कहूं कि आरजेडी के कोई उसका एक आधार नहीं है, पिछले चुनाव में आधार दिखा है। लोकसभा चुनाव में यद्यपि सीटें नहीं मिली लेकिन वोट मिला है। देखिए इस समय क्या है कि अपने विस्तार करने वाली एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस, कि हमको यहां विस्तार चाहिए। बाकी पार्टियां वहां चुनाव लड़ने के लिए जीत रही है। कांग्रेस भी लड़ेगी लेकिन उनको अपना धीरे धीरे आधार बढ़ाना है। दोनों गठबंधनों के समीकरण बदले हुए हैं। महागठबंधन जिसको बोलते हैं, हालांकि सब गठबंधन महा ही है, कोई छोटा गठबंधन नहीं है, लेकिन वो एक बार नाम दे दिया गया इसलिए मैं उसको नहीं बोलता हूं। जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व का जो गठबंधन है उसमें 8 दल हो गए हैं। नए दल आ गए हैं। पशुपति पारस जी का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा आ गए, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी के। उसी तरह से इधर आ गए हैं जीतन राम मांझी की, हम उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए और चिराग पासवान जी आ गए लोजपा। ये सब अलग अलग थे, तो दोनों के समीकरण बदले हुए हैं। तो इस बार टिकट बंटवारे में सबको तय करना है। जहां एनडीए का है मोटा मोटी, तो एनडीए में जेडीयू और बीजेपी, इस बार जो सिद्धांत तय हुआ है कि इस गठबंधन में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं होगा। एक दूसरा कि सीट जीतने की कौन जीत सकता है उसकी संभावनाओं पर सीटें मिलेगी। कौन पार्टी कितना जीत सकता है केवल ये आधार होगा, और उसका आधार ये होगा कि पिछले चुनाव का परफॉर्मेंस, उस क्षेत्र का जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, विपक्ष के क्या क्या वहां सिचुएशन है, ये मिला करके सीट दिया जाएगा। तो इसलिए वो एक सिद्धांत तय हो गया, इस पर सबकी सहमति हो गई है। पिछली बार जेडीयू ने 115 लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी 110 लड़ी थी। तो अब इस बार की स्थिति यह है कि वो तो होना नहीं है।
तो यह संभव है, जो दिखाई दे रहा है कि 1-1 100 पर दोनों हो जाए, 20 के आसपास लोजपा को दे दिया जाए, 43 में बांटा जाए और बाकी जो है बांटा जाए। जहां तक बताया जा रहा है कि हम कहा कि भाई जीतन राम मांझी ने 20 सीट मांगा है। अब मैं आपके दर्शकों से पूछता हूं कि उनको सीटें कम मिलेगी तो क्या केंद्रीय मंत्री पद यहां से छोड़ देंगे और उनका बेटा प्रदेश के मंत्री पद छोड़ देगा कि अगर लड़ाई चल रही है? वो है जो चिराग पासवान जी है 137 सीट पर लड़े थे, 1 सीट जीते थे, तो क्या करेंगे वो जाकर के भाई? जहां आपका 9 सीटों पर उनकी पार्टी जो है दूसरे स्थान पर थी, 33 सीटों पर उन्होंने जनता दल यू को सीधा नुकसान पहुंचाया था, 25 सीटें जेडीयू की ऐसी थी जिसमें जीत और हार के अंतर से इनको ज्यादा वोट आया था। तो ये तो वो कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली जीतेंगे कितना, इसलिए ये सबके साथ मजबूरी है। उधर भी है, वो केवल मुकेश साहनी उधर से इधर आ सकते हैं, अगर उधर ठीक से नहीं मिला तो आ सकते हैं। दूसरा जो उपेंद्र कुशवाहा जी है, उनके पास राज्यसभा भी मिला हुआ है, अगर उनको 3-4 सीट देगा तो कहेंगे हम राज्यसभा छोड़ देंगे, हम चले जाते हैं उधर। ये स्थिति नहीं है इस समय एनडीए के। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लीडरशिप ऐसा है जिसका प्रभाव, जिनकी वक्तृत्व क्षमता, जिसके चुनाव प्रचार पर सबको क्षमता है। महागठबंधन में भी मुझे सीटों को लेकर के थोड़ा बहुत जीत आएगी, लेकिन सीटों को लेकर के लास्ट में सहमति हो जाएगी। लेकिन वहां यह संभव है कि 10-15 सीटों पर फाइट हो, दोस्ताना फाइट हो। और तीसरा समीकरण जन सुराज है, जिसका सबको ध्यान रखना पड़ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा आ रही हूँ आपके पास। राकेश सर, जिस तरीके से इन दोनों लड़कों की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग ठीक ठाक जो है वोटर्स को अपने प्रति लुभा पाएंगे। एक नाम मैं आपसे चाहूंगी उस पर चर्चा करें, सीमांचल का इलाका और ओवैसी। अगर ओवैसी या ओवैसी के जो समर्थक हैं लगातार बिहार में कह रहे हैं कि हमें महागठबंधन की तरफ जाना चाहिए, पिछली बार भी हमने कहा था, हालांकि ओवैसी ने अभी किसी मंच से औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। ओवैसी वाला फैक्टर और सीमांचल का इलाका बिहार चुनाव में कितना गेम चेंजर होगा? देखिए, पहले तो 2 लड़कों की जोड़ी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बिहार में तेजस्वी जी 2025 के चुनाव के लिए दौड़ लगा रहे थे और राहुल जी 2029 के चुनाव के लिए स्वीकार्यता बढ़ा रहे थे। दोनों के आप देखिए एजेंडे अलग थे। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव के टाइम पे जाने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि बिहार का मतदाता अति जागरूक है और वोट चोरी के मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा समर्थन खड़ा होगा, क्योंकि जो 65 लाख वोट कटे हैं उनमें यदि तेजस्वी के बीएलए और कांग्रेस के बीएलए चाहते तो 64 लाख यदि फर्जी वोट काटे गए हैं तो उनको जुड़वा दिया जाता। लेकिन वहाँ अभी तक जो आंकड़ा है वो 90,000 वोटों का आया है और वो भी व्यक्तिगत लोग गए हैं और अपना नाम जुड़वाए। तो इसलिए ये दोनों बच्चों की जोड़ी की जो बात है, तो मुझे तो लगता है ट्रक और स्कूटर का जैसे टायर लगा के किसी गाड़ी को चलाया जाए, लगभग उसी टाइप की स्थितियाँ मुझे बिहार में दिख रही दोनों लड़कों की जोड़ी का। ठीक है, अब सीमांचल की आप बात कर रहे हैं। सीमांचल में पहले सिर्फ ओवैसी फैक्टर थे, लेकिन इस बार जनसुराज भी फैक्टर हो गया है। वहाँ 2 ऐसे नाम सामने आए हैं जो प्रसाद किशोर जी की पार्टी जनसुराज से जुड़ी है। एक उदय प्रताप सिंह, एक शायद चंद्रभूषण सिंह नाम होगा, अवधेश जी करेक्ट करेंगे उसको। ये 2 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं सीमांचल में, इनका अपना प्रभाव है। उदय प्रताप सिंह के पिताजी भी सांसद थे, माताजी भी सांसद थी, वो खुद भी सांसद थे और वो कई दलों में घूम फिर के आए हैं। उनका कम से कम 2 लोकसभा सीटों पे बड़ा अच्छा प्रभाव है। यदि ये मान के चलें कि 2 लोकसभा सीटों में यदि 5 से 6 विधानसभा सीटें भी यदि वो प्रभावित कर लिए तो 5 सीटें तो हम ये माइनस करके चलते हैं। फिर उसके बाद ओवैसी सीमांचल में लगातार फोकस करके चले हैं और खासकर तब से वो और नाराज है जब उनके जीते हुए 5 विधायकों में से 4 को आरजेडी अपने साथ मिला ली। तो ओवैसी का फोकस सीमांचल पे बढ़ गया है और वो और मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने जो एक दांव खेला कि हमको महागठबंधन अपने साथ मिला ले और महागठबंधन की तरफ से उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, उसके चलते जो ओवैसी के मतदाता हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के प्रति नाराजगी बढ़ी है। तो इस बार मुझे लगता है सीमांचल की जो 24 सीटें हैं वो 24 सीटें महागठबंधन के लिए और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनने वाली। समीर सर, मैं चाहूंगी कि महागठबंधन की बैठक के बाद जो सीटों की डिमांड की बात हो रही थी, कहा यह गया कि आरजेडी चाहती है कि 52-53 सीटें कांग्रेस ले ले। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 65 से 70 सीटें ही हम लेंगे। ये वाली बैठक और इसके बाद की जो फोन कॉल वाली कहानी थी, मैं चाहूंगी कि वो आप दर्शकों को बताएं।
देखिए, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जिस तरह से जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा हुई थी, उसके बाद ये लग रहा था कि भाई आरजेडी में और कांग्रेस में एक अच्छा तालमेल बन गया और सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह का एक दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन सीटों को लेकर एक बड़ी चुनौती दोनों के बीच उत्पन्न हो गई। इस बार कांग्रेस बहुत समझदारी से सीटा बंटवारा चाहती है, क्योंकि 2020 का अगर चुनाव देखेंगे तो उस समय 70 सीटें कांग्रेस को जो दी गई थी, उसमें से 50 सीटें ऐसी थी जहां पर महागठबंधन पिछले 3 चुनाव से जीता ही नहीं था, तो वो सीटें लगभग कांग्रेस की हारने वाली थी। अब कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी पिछले चुनाव के अंदर, 4 सीटों पर उनकी जमानत भी जब्त हुई थी और 44 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। तो कांग्रेस का यह कहना है कि भाई पिछली बार तो आपने हमें ऐसे सीटें दे दी जो हम क्या आरजेडी भी चुनाव नहीं जीत सकती थी, तो इस बार भाई सीटें मिक्स होंगी, मतलब कुछ जीतने वाली सीटें, कुछ अच्छा प्रदर्शन जहां हम कर सकते हैं, जहां हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, तो इस तरीके से मिलकर सीटों का बंटवारा होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो बिल्कुल आरजेडी को पसंद नहीं है, जहां आरजेडी का अस्तित्व नहीं है, आरजेडी हम हमारे ऊपर थोप दे और बाद में कह दे कि भाई कांग्रेस को हमने 70 सीटें जीती थी, कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीत पाई। तो वो सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर मुझे लग रहा है एक खींचतान आपस में मची हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राहुल को यह लग रहा है कि भाई इस यात्रा के बाद कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है, कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनका भी ये फीडबैक है, कृष्णा के जो बिहार के जो कांग्रेस के प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, उनका भी यही फीडबैक है कि इस बार हम बेहतर स्थिति में है। और कांग्रेस का ये कहना है कि भाई हम इस बार 70 सीटें बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कांग्रेस ने 2-3 उदाहरण उसमें दिए। कांग्रेस का ये कहना है कि भाई 2019 का लोकसभा चुनाव अगर हम देखें तो हम सिर्फ 1 सीट जीते थे बिहार से, जबकि 2024 में हमारे पास 4 सीटें, 3 तो हमने जीती है और एक जो निर्दलीय पप्पू यादव की पूर्णिया की सीट है वो भी हमारे साथ ही, तो लगभग 4 सीटें हमारे पास है। तो जब अब 2024 में हमारे पास 4 सीटों का एक बैंक है लोकसभा का, तो कम से कम हम बेहतर सीटें और 70 सीटें से कम पर हम मानेंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस ने जो दूसरा प्रस्ताव दिया है वो 63 सीटों का दिया है। 44 जिन सीटों पर कांग्रेस 2020 में दूसरे नंबर पर रही थी रनर अप, वो कांग्रेस ने मांगी है और 19 सीटें जीती हुई। तो ऐसे जो 63 सीटें होती है, कांग्रेस ने कहा कि भाई 63 सीटों के नीचे हम मानेंगे नहीं। लालू प्रसाद यादव 55 सीटें के ऊपर देने को तैयार नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव को इस बात की भी नाराजगी है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में आप प्रोजेक्ट राहुल गांधी कर नहीं रहा है, कांग्रेस के तमाम लोग इस बारे में चुप्पी साधी है। तो लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी को इस संदर्भ में फोन भी किया था कि भाई कांग्रेस चुनाव के पहले तेजस्वी यादव पर अपना निर्णय साफ करे और उसे मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करे। हालांकि खबर है कि सोनिया ने फोन पर आने से मतलब मना कर दिया और सोनिया ने संदेश भिजवा दिया कि भाई आप राहुल से बात करें, राहुल बिहार का चुनाव पार्टी राहुल गांधी देखते हैं, आप उनसे बात करना पड़ेगी। तो अब राहुल गांधी के पाले में गेंद है, क्या राहुल गांधी तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने पर सहमति देंगे? क्या सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा राहुल गांधी चाहते हैं या कृष्णा अल्लावरू जिस तरीके से वहाँ बिहार के अंदर बैठ के कर रहे हैं, जो फीडबैक ले रहे हो, बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस की स्थिति और आरजेडी की स्थिति को सामने रखकर बेहतर सीटों पर तालमेल चाहते हैं, क्या वो होगा? सीमांचल सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कांग्रेस के 4 सांसद सीमांचल से आते हैं। तो कांग्रेस का यह कहना है कि जब हमारे 4 सांसद सीमांचल से, तो सीमांचल में हमें 11 सीटें विधानसभा की दी जाए। अब सीमांचल में तेजस्वी यादव भी दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव सीमांचल में ज्यादा स्पेस कांग्रेस को देंगे? दूसरी बड़ी समस्या इनके साथ ये भी आ रही है कि जनसुराज भी एक बड़ा बनकर उभर रहा है चुनौती के रूप में। तो क्या मुस्लिम वोट में बड़ी सेंध जनसुराज लगाने की स्थिति में, तो कांग्रेस को वो भी देखना है। तो फिलहाल सीटों को लेकर अभी जिस तरीके से कांग्रेस में और आरजेडी में गठबंधन नहीं हो रहा, तो सहयोगी दलों में भी नहीं हो पा रहा। माले और जो लेफ्ट पार्टी है वो भी कह रही है कि भाई इस बार में ज़्यादा सीटें चाहिए, हमारा प्रदर्शन बेहतर है। इस समय बाकी पार्टियां जो के साथ जुड़ी हुई है, पशुपतिनाथ पारस भी कह रहे हैं कि भाई हमें भी इस बार कुछ ध्यान रखा जाए। तो अभी गठबंधन का जो समीकरण है वो उनका भी सॉल्व नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चुनौती होगी, और इस बार तेजस्वी भी इस बात को जानते हैं कि भाई इस बार अगर वो सरकार बनाने से चूके तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पार्टी बहुत समय लगेगा, छोड़ने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस भी तेजस्वी को छोड़कर चुनाव में नहीं जाएगी, गठबंधन अंतिम समय में होगा, लेकिन जितने देर से होगा उतना नुकसान उनको होने वाला है। अब सीटों में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अब नया समीकरण मतलब एक नए परेशानी इनको तेज प्रताप यादव के रूप में दिख रही है कि भाई घर का ही बेटा, बड़ा बेटा बगावती बन गया है, वो भी यादव वोटों के लिए जहां आरजेडी का होल्ड है वहां पर आरजेडी से नाराज नेताओं को टिकट का प्रपोजल देकर कैंडिडेट खड़ा कर सकता है। तो तमाम तरह की परेशानियां इस समय आरजेडी और कांग्रेस दोनों के सामने है। तो मुझे लगता है कि सीटों का बंटवारा होगा। विनोद सर, भीतर खाने एक चर्चा है कि कृष्णा अल्लावरू और राहुल गांधी शायद 50-52 सीटों पर नहीं मानेंगे, तो अब तेजस्वी यादव अपना जो एक तरीके कह लीजिए कि हथियार है वो प्रियंका गांधी की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका को वो बोलें और प्रियंका मनवाएं इस बात को कि 50-52 सीटों पर मान जाएं। क्या इस कहानी का पूरा सच है, ये भी समझूंगे आपसे, और ये दोनों लड़के जो बिहार में एक्टिव हैं वो किस तरीके से दिख रहे हैं? देखिए, ये गलती करेंगे तेजस्वी यादव और लालू यादव
अगर वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को इन्वॉल्व करना चाहेंगे इसमें। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त होगा वही जो राहुल गांधी चाहेंगे। पार्टी के अंदर राहुल गांधी ने अपनी सत्ता पूरी तरह से स्थापित कर ली है, इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। प्रियंका जी की भूमिका सीमित है, सोनिया जी ने अपने को बैक सीट पर डाल दिया है। इसीलिए जो समीर जी कह रहे हैं कि उन्होंने आने से मना कर दिया या मना नहीं किया होगा तो कह दिया होगा कि भाई हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, साफ साफ। और अब जो भी नेता सोनिया गांधी के पास जाता है कोई भी बात करने, तो वो सिर्फ शिष्टाचार भेंट करती हैं, कहती है पार्टी के मामले में कोई बात करनी हो तो या तो खड़गे जी के पास जाइए या राहुल के पास जाइए, वो दोनों का नाम लेके कर देती हैं। तो तेजस्वी यादव को जो भी कन्विंस करना, राहुल गांधी को ही कन्विंस करें, वही बेहतर होगा। और प्रियंका गांधी से ज़्यादा प्रभावी होंगे खड़गे जी इस मामले में। राहुल खड़गे की ज़्यादा सुनेंगे, प्रियंका की शायद उतनी ना सुने, ये जो मैं जितना राहुल गांधी को जानता हूँ। तो इसलिए मेरी तो अमर उजाला के .com के इस कार्यक्रम के माध्यम से यही मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव को अगर अपना गठबंधन में सब ठीक ठाक करना है तो उन्हें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही कन्विंस करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है बिहार में, वो सच्चाई है 50-55 सीटों की है जिसपे वो ढंग से चुनाव लड़ सकती है और इतने कैंडिडेट है उसके पास, ये सच्चाई है। हालांकि वोट अधिकार यात्रा और जो प्रयोग किया है राहुल गांधी ने कि दलित को अध्यक्ष बनाया है और एक ओबीसी जो आंध्र प्रदेश के हैं कृष्णाल वल्लारू जो है उनको जो है प्रभारी बनाया है और ईबीसी वोट और दलित वोट की ओर फोकस कर रहे हैं, उससे कितना फ़ायदा मिलता है तो नतीजों के बाद पता लगेगा। लेकिन जो ज़मीनी जो ताकत है वो इतनी है। तो इसलिए पिछली बार 72 सीटें लड़के देखा, 19 सीट पे आए थे, जबकि 2015 में 42 सीट लड़े थे और 27 जीते थे। तो वो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी उतनी है। हाँ, नीतीश कुमार से खैर वो तो फ़ायदा मिलता ही है दोनों को एक दूसरे का। तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिला के 50-55 सीटों तक कांग्रेस को शायद मान जाना चाहिए। शुरुआत वही है, जैसे वो जो किस्सा बताया रामपाल जी ने, तोप की डिमांड करें तो पिस्तौल ये एक्चुअली ये सच्चा किस्सा है। ये चौधरी चरण सिंह के पास एक चौधरी बागपत के एक चौधरी साहब गए लेकर के एप्लीकेशन और कहा कि हमें तोप का लाइसेंस करवा दो चौधरी साहब। तो उन्होंने डांटा, उनका बावले हो रहे तोप का ही लाइसेंस मिला करे। बोले साहब आप तोप का भेजोगे तो नीचे तक जाते जाते बंदूक का तो हो ही जाएगा। तो ये मतलब ये हमारी व्यवस्था में कैसे जो है नीचे तक जाते जाते चीज़ें बदल जाती है, उसका उस पर एक व्यंग्य है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो अभी तो चलेगी खींचतान, वो 72-75 जैसा भी समीर जी ने बताया कि भाई इतनी सीटों में नंबर 2 थे, इतने जीते हैं, तो बस 63 सीटों के आसपास बन जाता है, जाके 19 सीट और 44 सीट मिला क्लेम। उस क्लेम में दम भी है कि जहाँ आप नंबर 2 हैं तो वहाँ आप ही लड़े, आप ही नंबर 2 हैं तो आपको सीट मिलनी चाहिए, आरजेडी कैसे लड़े जाएगी वहाँ, और जहाँ आप जीते वो आपको मिलनी चाहिए। तो 63 सीटों का क्लेम तो है ही उनका स्ट्रांग। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी पार्टियाँ हैं, जैसे पशुपति पारस की पार्टी है ये और वीआईपी पार्टी है। अब वीआईपी पार्टी को भी इन्होंने कई सीटें दी थी लोकसभा चुनाव में, शायद 6-7 सीटें दी थी मतलब वीआईपी को, लेकिन जीते एक भी नहीं वो 7 सीटें जी, वो उनकी एक दिक्कत है। लेकिन इनका प्रभाव पूरे राज्य पे पड़ता है, खास करके लेफ्ट का और वीआईपी का। लेफ्ट का तो हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 से लेके 10,000-15,000 तक वोट है। जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ ज़्यादा वोट है, लेकिन जहाँ प्रभाव नहीं भी है वहाँ पर इतना वोट तो लेफ्ट का है। CPI-ML और CPI और CPM को जो मिला के जो वहाँ लेफ्ट का गठबंधन है उसका वोट है, इसलिए उनकी एक उनका महत्व है। और वीआईपी का भी यह है क्योंकि निषाद, जैसे संजय निषाद की जो भूमिका उत्तर प्रदेश में है वही भूमिका मुकेश सहनी की बिहार में पिछली बार एनडीए के साथ मिलकर लड़े थे। तो वो इधर से उधर होते रहते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का सपना उनके अंदर है, लेकिन घोषणा तो होनी नहीं है। अभी चीफ मिनिस्टर की घोषणा नहीं हो रही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे हो जाएगी? तो चीफ मिनिस्टर की हो तब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हो, अगर हो। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस चीफ मिनिस्टर की कोई घोषणा करेगी। कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है, और ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ अवधेश जी या रामगोपाल जी से, कि बिहार में कांग्रेस अपने विस्तार की संभावनाएं सबसे ज़्यादा देख रही है उत्तर भारत में। और इसलिए वो चीफ मिनिस्टर की घोषणा इसलिए नहीं कर रही है कि जो बैगेज है वो बैगेज उत्तर प्रदेश में नहीं है अखिलेश के ऊपर। लालू जी कन्विक्ट हैं करप्शन के आरोप में, अखिलेश यादव कन्विक्ट नहीं है, ना उन पर कोई चार्ज है, ना मुलायम सिंह जी कभी कन्विक्ट हुए। तो भ्रष्टाचार का वो बैगेज अखिलेश यादव पर नहीं है उत्तर प्रदेश में, जो बिहार में आरजेडी पर बैगेज है लालू जी की वजह से। इसलिए चीफ मिनिस्टर की घोषणा करने का मतलब है वो पुराना बैगेज वापस आ जाना, जंगल राज, करप्शन, इसको लेकर के। ये सही है कि नेता तो वहाँ तेजस्वी हैं, जब भी सरकार बनेगी, अगर बनती है तो आखिरकार तेजस्वी पर ही फैसला होगा, लेकिन उसकी घोषणा करके एनडीए को कोई मौका नहीं देना चाहता महागठबंधन। सर लगातार उत्कर्ष वार्म अप में है चुनाव से पहले,
तो 3-4 जगह की रिपोर्ट आई है, आपने भी देखी होगी, उसमें बड़ा संशय जैसा दिख रहा है। आधे वोटर कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को जैसे दिल्ली में मौका दिया गया था, ना बीजेपी ना कांग्रेस, वैसे ही इस बार प्रशांत किशोर को मौका देंगे। एक तो मैं चाहूंगी प्रशांत किशोर का फैक्टर, और दूसरा युवा और बेरोजगारी, जो कि हमारी तमाम रिपोर्ट्स में लगातार दिख रही है कि युवा कह रहे हैं कि रोजगार का संकट है, इस बार तेजस्वी पर भरोसा करेंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रतीक्षा, बहुत सारी बात आ गई, लेकिन जैसा आपने कहा कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर अगर भरोसा करें तो हमारे लखनऊ के जो अमर उजाला के संपादक हैं विजय त्रिपाठी जी, और हमारी डिजिटल टीम के साथ ही वीडियो टीम के उत्कर्ष चतुर्वेदी, दोनों ग्राउंड पर हैं, दोनों लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले 5-7 दिनों से। और पहली जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो यही थी कि चाहे रैलियों में और घोषणाओं में और वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से हमको चुनाव बहुत गर्म होता हुआ पकता हुआ दिखाई दे, ज़मीन पर चुनाव ठंडा है, ये पहली प्रतिक्रिया थी। और अभी इसको पकने में समय लगेगा, और लोग मान रहे हैं, जो ज़मीनी लोग हैं, आप गली मोहल्ले चौराहे, वो तो चूंकि गाड़ी से गए हैं, अपना वाहन लेकर घूम रहे हैं, तो खेत खलिहानों में भी रुक रहे हैं, तो वो बड़ा दिलचस्प प्रतिक्रिया थी कि सर अभी चुनाव को पकने में और हवा का रुख भांपने में वक्त लगेगा। जो तय वोटर हैं, अवधेश जी ठीक कह रहे थे कि किसी का अगर मन है वो परंपरागत रूप से देता आया तो हो सकता है उस तरफ के झुकाव वाली बात करे, लेकिन हम लोग पहले से भी जानते हैं, और ये दोनों हमारे जो साथी फील्ड में उनका कहना है कि बिहार का वोटर बहुत समझदार है, वो था लेता है, बात भी रखता है, तो उसको पता है कि कहाँ क्या बात रखनी है, और बात रखते वक्त खुलकर वो अपना पक्ष सामने आने नहीं देता, जब तक कि कोई ऐसा पार्टी वर्कर ही ना हो जो चाहेगा कि अब अमर उजाला का माइक आईडी सामने आ ही गया है तो मैं अपने प्रचार के लिए इसका उपयोग कर लूँ। तो जितना चुनाव गर्म हमको ऊपर दिखाई दे रहा है रैलियों में और उसमें, तो उतना पब्लिक का कहना है कि जब उम्मीदवार तय, यहीं से आपके गठबंधन वाली बात आती है कि जब उम्मीदवार तय होंगे, गठबंधन होता किस लिए है? इसलिए कि लोगों को पता है, पार्टियों को पता है कि हम अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत सकते। जब अकेले दम पे नहीं जीत सकते तभी आपने ना सबको साथ में लिया है। एक तो वोट कटने से आप बचेंगे, और दूसरा अपनी खुद की ताकत को आप भली भांति पहचान रहे हैं। अब वो आपने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन इसी के साथ ये डर सताने लगता है कि किसी को ज़्यादा सीट दे दी तो हमारी ज़मीन खिसक जाएगी, या बाद में जब सरकार बन भी गई तो फिर हम नेगोशिएट क्या करेंगे जब हमारे लोग ही ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसी उहापोह में कई बार ये होता है कि ज़्यादा सीट लेने के चक्कर में आप सीट तो ले लेते लेकिन जिता नहीं पाते। इस बार का जो गणित समझ में आता है, और ये ज़मीनी साथियों से भी अगर बात करें तो उनका भी कहना है कि सीटों का बंटवारा और कहाँ कौन उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, ये ज़्यादा तय करेगा बजाय इसके कि कौन सा गठबंधन जीत रहा है। क्योंकि निचले स्तर पर लोग, आप बिल्कुल ठीक कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे मुद्दे और स्थानीय मुद्दे भी बहुत ज़्यादा हावी हैं। स्थानीय मुद्दों को पार, उसके ऊपर जाकर स्थानीय मुद्दों के प्रभाव को कम करके जिताऊ उम्मीदवार अगर नहीं खड़ा होगा तो ऊपर वाला जो गठबंधन का छाता है वो बहुत मजबूत नहीं रह जाएगा। नीचे के उम्मीदवार की प्रतिष्ठा और उसका प्रभाव ज़्यादा बड़ा असर दिखाने वाला है, ये ज़मीनी रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं। हम वार्म अप के साथ उतर चुके हैं बिहार में, लेकिन लगातार अभी जो है हम पूरी तैयारी के साथ लोगों के बीच में फिर से पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर, शुरुआत में महागठबंधन पर आपने अपनी राय रखी, मैं चाहूंगी एनडीए को थोड़ा सा आप इलाबोरेट करें। अगर 100 सीटों के आसपास जेडीयू को दे दी जाती है तो उसके बाद 100 के आसपास बीजेपी भी रखने का प्रयास करेगी, और वही जो 43 सीटें हैं उसी में सारा बंटवारा होगा। एक फैक्टर जो कि आप कई बार उसका जिक्र पिछले भी कार्यक्रमों में किए हैं, हनुमान, क्या ऐसा आपका आकलन कहता है कि बाद में करवट बदलने का प्रयास करेंगे? यही रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि वो राम क्या कह रहे हैं उस पर निर्भर कर, इसलिए हनुमान जो करते हैं ना उसको राम के साथ जोड़िए। आप राम को बचाना चाहते हैं इसलिए आप हनुमान पर चर्चा करते हैं। हनुमान तो वही करते हैं ना जो राम कह रहे हैं उनको, वो हनुमान हनुमान उनको मान रहे हैं। मुद्दा क्या है, देखिए दो चीज़ है, सीट कितना सीट का है जी। मुझे लगता है कि वो अभी उसमें जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि जो उनके पास सीटें जो पिछली बार उन्होंने लड़ी थी वो जेडीयू के खिलाफ लड़ी थी, तो वो सीटों का समझौता कैसे हो कि जेडीयू का नुकसान नहीं हो। एक बात बार बार हम लोग करते हैं, कांग्रेस को बहुत हमने गाली दी कि भाई कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही। टोटल फिगर देखता हूँ तो कांग्रेस ने 70 सीटें लड़ी और 19 सीटें जीती, ऑलमोस्ट 30% विनिंग स्ट्राइक रेट है उसका। जेडीयू का भी करीब करीब यही है, 35% है। जेडीयू का भी 35% है, और वो तो सरकार में थे, बीजेपी के साथ गठबंधन था। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है, 50% रहा आरजेडी का, 60-75% 70 के करीबन रहा बीजेपी का। तो सबसे बेहतर वो रहा है। तो जेडीयू और कांग्रेस की स्ट्राइक रेट में कोई बड़ा फर्क नहीं है। इसलिए रोज रोज कहना कि नहीं कांग्रेस ने तो बहुत ही खराब करके सरकार गिरा दी, ऐसा नहीं है। और बल्कि वो 44 सीट्स पर सेकंड नंबर पर रही हैं, रनर अप रही है। जेडीयू के साथ ऐसा नहीं रहा, इसको भी ध्यान रखिए। वहाँ वो आगे क्या नाम है उनका,
चिराग पासवान हनुमान जो है वहाँ आगे आ गए। तो अब बीजेपी को देखना है, क्योंकि जेडीयू ने मेरे ख्याल से साफ कर दिया कि भाई हम अपने खाते से कोई सीट नहीं दे रहे, हमने हमारी 100 सीटें, आपने कहा कि 100 सीटें रखनी है या जो भी रखनी है मोटे तौर पर उसको हमें रखिए, बाकी आप जो 143 सीटें हैं या 140 सीटें उसमें से जितनी उनको देनी है उनको दे दीजिए। तो बीजेपी को तय करना है, लेकिन वहाँ केवल कन्फ्यूजन चिराग पासवान के साथ यही है कि जो सीटें पिछली बार लड़ी वो सब जेडीयू के खिलाफ थी, 35 से 37 सीटें उन्होंने जेडीयू को हराई है। तो अब क्या फिर से वही सीटें पूरा अलग है, पूरा अलग है सिस्टम इस चुनाव में। इस बार उनको एक नए तरीके से इक्वेशन करनी है, और नंबर ऑफ सीट्स मुझे लगता है 20-25 के बीच में उनको मिल जाएगी। वो 30-35 की बात कर रहे हैं क्योंकि सारी सीटें 100% उनकी परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट रही है लोकसभा में, लेकिन 20-25 पर वो आ जाएंगे। यदि वो इधर से छोड़ते हैं तब एक नए तरीके का क्राइसिस होगा कि क्या फिर से वो नुकसान कर सकते हैं जेडीयू का, यदि वो प्रशांत जी के साथ जाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के साथ एक बड़ी बात चल रही है, तो वो मुद्दा है। बाकी बीजेपी और आरजेडी मेरे ख्याल से अपनी स्थितियों पर अभी भी बने रह सकते हैं, कुछ बढ़ ही सकता है दोनों का। डिक्लेयर भी कर दी है राजपुर और केसरिया में, जबकि अभी तो गठबंधन बैठक भी नहीं हुई है, मतलब एनडीए की। हाँ, और अपनी तरफ से दोनों उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, उधर निराला को कर दिया है, उधर जो विधायक मिश्रा जो है, प्रतिभा मिश्रा या कौन सी मिश्रा मैडम है, उनका डिक्लेयर कर दिया कि आपको चुनाव लड़ना, आप तैयारी कीजिए। मतलब अभी तो गठबंधन की बैठक भी नहीं हो रही है एनडीए की, और नीतीश कुमार ने 2 उम्मीदवार डिक्लेयर भी कर दिए कि हमारे 2 उम्मीदवार है। मैं चाहूंगी, चूंकि आपने शुरू कर दिया तो इसी में विस्तार देते हैं। ये जो 100 सीटों की बात कही जा रही है कि जेडीयू को 100 सीट दे दें, बीजेपी 100 सीट अपने पास रखे और 43 में से जो बांटना है बांट दे, ऐसा लग रहा है कि ये जो ओवर डिमांड वाले छोटे दल हैं वो इन सीटों में अपना कायदे से बातचीत मान पाएंगे, कर लेंगे? देखिए, एनडीए में आखिरी सीटों का जो बंटवारा होने वाला है, जो मतलब सहमति बनेगी, वो 18 तारीख को अमित शाह पटना जा रहे हैं, वहाँ बैठक है, 18 तारीख को उन्होंने बैठक रखी वहाँ पर। BL संतोष अभी पटना में ही इस समय लगातार वो बैठक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 18 तारीख की बैठक में ये तय हो जाएगा कि भाई सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जा रही हो, कि वहाँ पर बीजेपी ने सभी सहयोगी दलों को बैठक में बुलाया है। तो पटना में इस बैठक में लगभग तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 100 पर और जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, या भारतीय जनता पार्टी 101 और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही है। 1-2 सीटें ऊपर नीचे होंगी, तो 100-103 के बीच में सीटें बटेगी। लेकिन ये 43 सीटों का जो पैच है कि भाई 43 गठबंधन में सहयोगी दलों को बांटेंगे, तो आप उसमें कैसे एडजस्ट करोगे? चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि भाई मैं 2015 में 43 सीटों पे लड़ा था और 2020 में 137 सीटों पे लड़ा था, तो 43 और 137 के बीच में मुझे सीटें चाहिए। तो अब क्या चिराग पासवान इतने कम सीटों पर मानेंगे? जो कहा जा रहा है कि उनको भाई 18 से 20 सीटें दे दी जाएंगी, क्या मांझी 6-8 सीटों पर मानेंगे? उसके बाद अभी ये भी चल रहा है कि जो महागठबंधन में जो दल है उनको तोड़कर लाया जाएगा साथ में, तो क्या इसी स्थिति में उनके लिए सीटों का एडजस्टमेंट होगा? उपेंद्र कुशवाहा को आप कैसी सीटें देने वाले हैं? तो मुझे लग रहा है कि अभी इस तरीके से जो समझौता होना है वो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यह तय है कि इस बार नीतीश कुमार जो बीजेपी है लगभग बराबर सीटों पर लड़ेगी। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई बड़े भाई की भूमिका में हमें तो कम से कम 1 सीट ज़्यादा हमको दे दी जाए, इसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही है। दोनों बराबर सीटों पर लड़ेंगे। सबसे बड़ी चुनौती इस समय एनडीए के अंदर ये है कि भाई आप चिराग पासवान को कैसे मनाओगे, क्योंकि चिराग पासवान तो लगातार जिस तरीके से बिहार में कर रहे हैं, उनके जो बहनोई सांसद भी है वो तो कह रहे हैं कि हमने 243 सीटों पर तैयारी पूरी करके रखी है। और तो चिराग पासवान बता रहे हैं उन्हें कि वो तो बिल्कुल, और वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई जो एमवाय समीकरण है, मतलब मुसलमान और यादव का समीकरण, वो एमवाय समीकरण तो मेरे पास है, तो वो एम से कहते हैं कि महिला मेरे पास है, और वाई से युवा कहते हैं कि भाई महिला और युवा मेरे साथ है। तो उनको आप कैसे मनाओगे? तो ये सब स्थितियां हैं फिलहाल एनडीए के सामने। बहुत आसान सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जो इस बार अदला बदली भी हो सकती है, कि जहां पर बीजेपी लड़ी थी वो इस बार जेडीयू को जाएगी, जहां जेडीयू लड़ा था वहाँ बीजेपी उम्मीदवार खड़ेगी। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो तमाम तरह की परेशानियां फिलहाल एनडीए के अंदर भी है। लेकिन चूंकि एनडीए के अंदर सत्ता में, केंद्र में भी सत्ता में है और बिहार में भी सत्ता में है, और फिर से सत्ता में उनको लौटना है, तो और अमित शाह और मोदी जैसे नेता होने के कारण और नीतीश कुमार जैसे नेता होने के कारण सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन अब जेडीयू को यह भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए करे, तो हमारी सीटें ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे, तो अपनी दावेदारी रहेगी। तो तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। यहाँ पर तेजस्वी कह रहे कि मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो, वहाँ नीतीश कुमार अंदर कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री घोषित कर देगी, सरकार आने पर भी नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जो अभी बीजेपी ने घोषित नहीं किया है। तो दोनों गठबंधनों की अपनी अपनी समस्याएं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा महागठबंधन में समस्या है, लेकिन एनडीए में भी कम समस्या नहीं है। जहां समीर जी जिस सीएम की चर्चा पर छोड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप ही उसे थोड़ा विस्तार दें। लगातार जिस तरीके से सीएम फेस को लेकर विपक्षी नेता इस तरीके की बात कहते रहे हैं कि आप ये तो कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश सीएम होंगे या नहीं।
नो डाउट कि दोनों ही खेमों में भीतर खाने सीट शेयरिंग को लेकर चिंता है, लेकिन क्या ये सीएम फेस प्रोजेक्ट करने वाली चिंता भी बड़ी है? पैरेलल ही चल रही है वो भी। वो कहते हैं ना कि मोर लॉयल देन द किंग, एक कहावत है। समस्या तो कभी भी कोई चुनाव होगा तो तमाम तरह की अटकलबाजी होगी, न सूत न कपास आएगी, उसके आगे आप जानते हैं लट्ठम लट्ठ। तो मैं नहीं, एक निर्णायक बात समझ लीजिए, चाहे वो चिराग हो, इतना नासमझ नहीं है। चिराग को अपनी स्ट्रेंथ मालूम है। रामविलास पासवान जमीन से जुड़े नेता थे, चिराग पासवान उनके बेटे हैं, हर सरकार में मंत्री रहे। वो तो वो अपना जानते हैं। और याद कीजिए कि रामविलास पासवान ने खुद ये बात कही थी किस चुनाव में कि मुझे जो वोट मिले हैं वो तो मोदी के नाते मिले हैं। एक समय ऐसा आया था बिहार, खुद उन्होंने कहा था कि जो भी वोट मिला है मोदी के नाते, मोदी के नाम पे मिला है। तो एक सच्चाई तो ये है ही है। और जनता देखिए विशुद्ध रूप से, जैसे बात हो रही थी कि भाई ज़मीनी सच्चाइयाँ और ये अपने क्षेत्रीय वादे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखिए समीकरण, सवाल तो बहुत सारे होते हैं, मुद्दे होते हैं, लेकिन फाइनल आप किस डिसीजन पर पहुंचते हैं, किस के नाते पहुंचते हैं, उसमें यह तय जान लीजिए कि जो लीडरशिप है केंद्र में बैठी हुई, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी होता है। क्योंकि जो लोग आज की तारीख में, जो युवा है, वो जानता है कि अब वो दिन नहीं है। अब जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सिर्फ पटना से उनका हल नहीं होगा, वो दिल्ली से होगा। आपका जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं जो रोजगार देते हैं, वे सारे के सारे बिना घोषणा के प्राइवेट सेक्टर को चले गए। टेलीकम्युनिकेशन का कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन हो गया। सिविल एविएशन का कभी कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, वो हो गया। तो ये जो आज की नवा पीढ़ी है वो देखती है उसके सरोकार। चिराग पासवान उछलेंगे कूदेंगे, सब पता है। और चिराग पासवान ये देखेंगे कि उनको ये नहीं है कि विधायक बन करके हम कल को आरजेडी से कर लेंगे, उस खेमे में चले जाएंगे। जाके क्या करेंगे आप? उनका जो सपना है, जो लालू जी की जो एक मतलब डर है कि तेजस्वी की राह में उनको तीन ही चेहरे चार दिखाई पड़ते हैं अपोजिशन से। तेजस्वी यादव मतलब उनके अपोजिशन के हिसाब से, और थोड़ा सा उनको संकट रहता है कन्हैया कुमार, जिस तरह से कांग्रेस ने उनको उछाला और कांग्रेस में आगे आए वो, और पप्पू यादव, यही सब लोग दिखाई पड़ते हैं। तो वो बीजेपी का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तब तक के लिए हैं कि बीजेपी, वो अपने को खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में चलाएंगे। और उनको पता है कि बिना ये बीजेपी के सहयोग के कभी उनका यह सपना पूरा नहीं होगा। तो वो इंतजार के लिए रुकेंगे, अभी जो भी कुछ कर लें, लेकिन वो उनकी मजबूरी है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए वही है, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, दो चीज़ें होती हैं। हम लोगों को लगता है बार्गेन कर रहे हैं, क्या बार्गेन करेंगे? अब मतलब जहाँ बीजेपी का जो कद है, अल्टीमेटली होगा कि दिस और गो। तो ये पोजीशन वहाँ भी है। जो इंडिया अलायंस में एक अलग की स्थिति है, जैसा मैंने कहा, बहुत सब साथियों ने कहा कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि भाई हम राज्य में अगर नहीं कहीं से अपनी एक पोजीशन बना पाते तो किस हिसाब से केंद्र में जाएंगे? ठीक है, हाँ। चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आप बताइए ना, सारी जगह, महाराष्ट्र हो, अगर यहाँ भी आज भी नहीं लड़ेंगे आप, साउथ में तो आप वैसे भी रीजनल पार्टी के सहारे हैं, यहाँ नहीं रहेंगे, तो कांग्रेस की महत्वाकांक्षा और जनता भी जो माइनॉरिटी है वो कांग्रेस को बीजेपी का विकल्प के रूप में देखना चाहती है। और ये राहुल गांधी में है, इस चुनाव में हो पाए नहीं हो पाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। नाराज़गी और खुशी तो हमेशा होती है। जो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें भी देखा था हरियाणा में कितने लोग बीजेपी से नाराज होकर के जब टिकट बटा तो चले गए थे, ऐसा लगता था जैसे बीजेपी साफ हो जाएगी, और वो बीजेपी जीत गई हरियाणा में, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये सारी चीजें जो हमको आज लगती हैं ना, बड़े छोटे इशू होते हैं। हर आदमी अपना लंबा भविष्य देखता है कि हमें आगे चल के क्या होगा। सब ठीक ही हो जाता है। अवधेश सर, एक एमवाई जो हमेशा से चर्चा में रहा है, मुस्लिम और यादव वोट बैंक, जो कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन अपने हिस्से का मानती है, लेकिन अब एक चर्चा महिला और युवा, एमवाई एक और अलग एक फैक्टर काम करने लगा है बिहार में, जिसका दावा लगातार चिराग पासवान और उनके जो सहयोगी लोग हैं वो कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने फ्रंट पर आकर कुछ ऐसा नहीं कहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये एमवाई वर्सेस वो एमवाई इस बार कुछ खेल करेगा?
ये हम पत्रकारों की टर्मिनल हो जाती है एमओआई, जो वो एमओआई है, तो एमओआई ने लोकसभा सीट क्यों नहीं जिता दिया? मधुबनी सीट जो है हुकुमदेव नारायण यादव का पहले से जीत रहे हैं, उनका बेटा जीत जाता है, कैसे जीत जाता है एमओआई? दरभंगा से क्यों नहीं आप जीत जाते हैं? बिस्फी तो मुस्लिम मतलब 40% के आसपास है, कैसे जीत जा रहे हैं? ये जो और वहाँ वो यादव है, यादवों ने वोट दिया तभी तो बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ जीता है। वहाँ मधुबनी में एमओआई समीकरण ऐसा है कि किसी को जिता सकता है, तो कहाँ एमओआई का जो हम लोग एक पाल के रखे, एमओआई अगर था, मैं आपसे आपके दर्शकों से पूछता हूँ, तो लालू जी की 2000 मतलब अब 2005 अभी जो सीटों के बट लालू जी की पार्टी को बिहार ने परिवार सहित 5 बार पराजित कर दिया। कहाँ गया एमओआई? 2005 के फरवरी मार्च में पराजित किया, 2005 के अक्टूबर नवंबर में पराजित किया, 2009 का चुनाव पराजित किया, 2010 का चुनाव पराजित किया और 2014 का चुनाव पराजित किया। एक एक व्यक्ति उस पार्टी से हार गया। रामविलास पासवान को बिहार की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया उनकी पार्टी को। ये तो चूंकि नीतीश कुमार की बीजेपी ने रामविलास पासवान जी से समझौता करके उनकी वापसी करा दी और 18% वोट आरजेडी का सीमित हो गया था। अगर एमओआई समीकरण था केवल मुस्लिम वोट वहां अगर 17-18% है तो क्यों सीमित हो गया था? इसीलिए जो है, इसीलिए तो वो होता नहीं है जैसे हम यहां मान रहे हैं। तो क्यों ओवैसी की पार्टी वहां से जीत के चली गई? क्यों नहीं उधर उनका 7 सीटें पूरा का पूरा 24 में वो पिछली बार जीत के आए हैं? इसलिए ऐसा होता नहीं है। देखिए बिहार में ये जो हम मान के चलते हैं कि हर जाति, ये जातीय समीकरण हम लोग इतना बनाया, इस समय पार्टियों ने दोबारा घुमा दिया है। नरेंद्र मोदी की 2014-2019 की विजय का ही मतलब था कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब उत्तर भारत के राज्यों ने जाति से ऊपर उठकर मतदान किया था। ठीक है, तो वो समीकरण ध्वस्त था वो, और वो कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, उसको कोशिश हो रही है जरूर वापस लाने की। उसमें बीजेपी भी कर रही है, दोष हो रही सबके अंदर। इसलिए वो उससे मैं सहमत नहीं होता हूं। बिहार में जाति चीजें ढूंढती है, लेकिन अब एकदम से उसी आधार पर हो, मैं इन समीकरणों को स्वीकार नहीं करता हूं। कुछ क्षेत्र में होता है। अब इस समय की जो परिस्थिति है, देखिए दोनों जो मुख्य गठबंधन है उनमें वेटिंग लिस्ट इतना ज्यादा है। अब देख लिए कोई कहां जाएगा, मतलब जितना सीटें रिजर्व होना चाहिए उससे ज्यादा, मतलब सबको आरएसी तक हो चुका है, कंफर्म टिकट हो चुकी है। उसके बाद वेटिंग इतना ज्यादा है कि इधर से अगर लोजपा इधर से चले जाए मान लो, तो उधर जगह कहां है? उधर से कोई इधर आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा मुकेश साहनी की जगह बन सकती है। जो उनका जो डर है चिराग पासवान जी का कि पार्टी को अगर पूरी सीट नहीं मिली तो हमारे प्रति निष्ठा रखने वाला नेता नहीं है, वो सब जन सुराज में चला जाएगा और टिकट प्राप्त कर लेगा, हमारी साथ साथ होगी तो हार के। तो ये वहां सिचुएशन है वहां। तो इसलिए टिकट का बंटवारा इस समय इतना टफ हो गया है कि कोई बाहर से कोई ले आए। हाँ, कैंडिडेट आपको जैसे कांग्रेस को मान लिया 50 मिल गया, तो कोई बाहर से आ जाएगा तो उसको कांग्रेस में आ गया तो दे सकते हैं। गठबंधन में देने की बिहार में स्थिति नहीं है, कोई नया समीकरण नहीं बन सकता है। और राहुल जी की पार्टी अगर दबाव डालेगी मान ली, तो जेएम आ गया है, वो जेएमएम से उनका समझौता है झारखंड में। क्या जेएमएम को सीटें नहीं देंगे? 8 सीटें मांग रही है, 3 सीटें आरजेडी ने कहा है कि आप लेके लड़ लो उधर से, क्या कहेंगे? क्या साहनी वोटों पर वो विकासशील इंसान पार्टी को नहीं करेंगे? क्या वामपंथियों के साथ वो समर्थन तोड़ लेंगे? इसलिए कहना आसान होता है। इधर केवल आरजेडी ही सीट नहीं तय कर रही है ना, और भी तो पार्टियां महत्वाकांक्षाओं के साथ आई है। यहां भी जो स्थिति है लोजपा की, लोजपा अगर इन्होंने जो है अगर किया तो इस बार मैं आपको आपके इस डिजिटल से मैं घोषणा कर रहा हूं कि अगर चिराग पासवान ने वाकई गलती की तो चिराग पासवान की पार्टी बिहार में शून्य हो जाएगी। एसआईआर थोड़ा सा डाउन होता दिखा, वोट अधिकार यात्रा भी निकली, एसआईआर डाउन होता दिखा। इसीलिए शायद अब रोजगार वाला मुद्दा है, इसीलिए शायद अब बेरोजगारी इस तरीके से खूब उठाई जा रही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, जीएसटी भी इसीलिए लेकर आ गए, बिहार चुनाव था इसलिए। क्या ये सारे मुद्दे महागठबंधन को इतना फायदा पहुंचा पाएंगे तब जबकि 8 दल अब उनके साथ आ चुके हैं, सबको सीट देनी है? पिछले चुनाव बताते हैं कि जितने मुद्दों को आपने गिनाया है ना, किसी मुद्दे पे चुनाव नहीं हुआ, और बिहार में तो खास तौर से देश के किसी भी राज्य में। और कभी भी कोई भी सरकार विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती, चाहे वो 20 साल से उस राज्य में हो। वामपंथी भी 32 साल तक शासक रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि बंगाल को हमने ये काम दिया। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से है, कभी नहीं कहती कि विकास के नाम पे, वो कहते दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
और उसी तरह से बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी हैं वो डरा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाएगी। तो इसलिए आप जिन मुद्दों को, बेरोजगारी कभी मुद्दा नहीं रहा। बेरोजगारी क्या होता है, हमारे आपके सामने माइक देख के बच्चे बोल देते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, नहीं होता कभी भी। दूसरा, जो वहाँ के सबसे बड़े युवा तुर्क के रूप में हम लोग प्रस्तुत करें चिराग पासवान जी को, हम लोग बहुत ज़्यादा हाइप दे रहे हैं। चिराग पासवान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास पासवान वोट है जिसको समेट के रखना है, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस फिर से खड़े हो रहे हैं। तो पासवान कहीं बटे ना, इसकी चुनौती उनके सामने है। और दूसरा, रामविलास पासवान जी के एक यूएसपी थी कि पासवान के अलावा जो 2% वोट अन्य कास्ट का वो लेके चल रहे थे, तो चिराग पासवान उस वोट को अपने साथ इसलिए लाना चाहते हैं कि जिससे हमारा कंप्लीट एक बुके तैयार हो जाए वोटों का। तो वो सारा जो दिखा रहे कि मैं सीएम बनूंगा, अरे रामविलास पासवान कभी राज्य का चुनाव नहीं लड़े सीएम बनने के लिए, उनसे बड़े नेता चिराग पासवान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राज्य का चुनाव कभी गंभीरता से वो नहीं लड़े। राज्य का चुनाव वो इसलिए लड़ते थे कि केंद्र की राजनीति में हम सक्रिय रह सके। तो चिराग पासवान भी अपनी जमीन बचा के रखने के लिए कि जो लोजपा का प्लाट है वो अतिक्रमित न होने पाए, इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो हम उनको जबरदस्ती हाइप दे रहे हैं, या तो हनुमान के रूप में या चीफ मिनिस्टर के रूप में। और उनको भी लगता है कम से कम इसी नाम पे हम चलते रहे तो हमारे पास जो हमारा वोट है वो मुख्यमंत्री के नाम पे हमारे पीछे खड़ा रहेगा। सर, ये आरजेडी का जो ये बड़ी पार्टी वाला सिंड्रोम जो बिहार में खूब चल रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि वो महागठबंधन को थोड़ा दिक्कत पहुंचा पाएगा अगर आरजेडी अपनी जिद पर अड़ा रहा तो? सभी मित्रों का मानना है कि ये रस्साकसी चलेगी, खींचतान चलेगी, लेकिन होते होते चुनावों के आते आते गठबंधन हो जाएगा दोनों तरफ। लोकसभा में देखा था हमने, उसमें रस्साकसी चल रही थी, रोज बैठकें हो रही थी, वो कमेटी बना दी गई थी इंडिया गठबंधन की कि सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश, 3-4 लोगों को, बाद में हो गया ना समझौता, बिहार में भी हो गया, सब जगह हो गया। क्योंकि अभी तो दूर है मामला ना, जब पानी बरसने लगता है तो सब छप्पर छाने लगते हैं, भैया इधर से तुम लगाओ, इधर तुम लगाओ, इधर तुम लगाओ, तो वो स्थिति हो जाएगी। एनडीए की जहाँ तक बात है, मैं बिल्कुल अवधेश जी की एक बात से सहमत हूँ कि एमवाई समीकरण हमेशा काम नहीं करता, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे बिहार हो। ये हम लोग एक परसेप्शन बना देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, 2014 में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का चुनाव हो रहा था। आरजेडी से मीसा भारती लड़ रही थी, एनडीए से रामकृपाल यादव लड़ रहे थे बीजेपी से, और जेडीयू से रंजन यादव लड़ रहे थे। और तीनों, मतलब एक लालू जी की बेटी, रामकृपाल यादव लालू जी के बिल्कुल दाहिने हाथ थे, और रंजन यादव लालू जी के चाणक्य कहे जाते थे। ज़बरदस्त चुनाव हो रहा था, मैं घूम रहा था उस चुनाव में, तो वो तमाम लोग जो एक दूसरे से लाठियाँ और गोलियाँ चलाते थे, जो समुदाय, वो रामकृपाल यादव के साथ खड़े हुए थे। तो मैंने पूछा एक सज्जन से, भूमियार थे, मैंने कहा भाई ये आप लोग तो, बोले हमारे दिन से, खुद बोले कि हमारे दिन से लाठी गोली चलती रही है यादवों से, लेकिन इस बार हम साथ हैं। हमने क्यों साथ हैं? बोले भाई मोदी जी के लिए हम साथ हैं, और चूंकि ये मोदी जी के साथ इसलिए इनके साथ है। तो इन सब चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है। और वो मीसा भारती चुनाव हार गई, रंजन यादव भी हार गए, और वो जी रामकृपाल जीते, और लगातार 2 बार जीते, 19 में भी जीते, 24 बार 19 में जीते थे। तो और कई जगह मैंने चीज़ देखी। तो ऐसा नहीं है, जब माहौल बनता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। चुनाव की जहाँ तक बात है, मुद्दों की बात है, तो मुद्दे कोई एक मुद्दा जो है वो चुनाव नहीं जिताता है। मैं बार बार कहता हूँ 2014 का चुनाव अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीता था तो उसमें हिंदुत्व की सीमेंट थी, जाति समीकरणों के ईंटें थी, गवर्नेंस का जो है पलस्तर था, और डेवलपमेंट का पेंट था। तो चारों मुद्दे जो थे ये कंबाइन करके तब वो जीत मिली थी। तो हमेशा चुनाव में कई मुद्दे मिल करके आपको वो करते हैं। एनडीए में जो है दिक्कत, एनडीए में है सीट बंटवारे को लेके, और सबसे बड़ी दिक्कत वही चिराग पासवान जी की महत्वाकांक्षाएं हैं। चिराग पासवान दरअसल वहाँ नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं नीतीश कुमार, जिस तरह अब उनका युग जो है अवसान की ओर है, आने वाले समय में, जैसे किसी ने कहा कि राहुल गांधी 2029 का चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान भी 2029 का चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद का जो बिहार में 30 का होगा। वो चाहते हैं जैसे आज बीजेपी नीतीश कुमार पर निर्भर है, ऐसे ही आने वाले समय में नीतीश कुमार जाएंगे और चिराग पासवान नेता बन जाए और बीजेपी उन पर निर्भर हो जाए, क्योंकि बीजेपी का अपना कोई नेता अभी तक वहां हो नहीं पाया है। तो ये चिराग पासवान की पूरी रणनीति है, इसीलिए वो अपना तेवर भी दिखा रहे हैं, ताव भी दिखा रहे हैं। रामविलास पासवान इस स्थिति से कभी नहीं गुजरे थे, वो हमेशा केंद्रीय राजनीति करते थे, लेकिन चिराग पासवान की नजर में बिहार है और वो बिहार के नेता बनना चाहते हैं नीतीश कुमार की तरह, इसीलिए बिहार फर्स्ट की बात कर, छोड़ेंगे कभी नहीं एनडीए गठबंधन। सर, जिस तरीके से सभी ने कहा कि जिस तरीके से अभी चर्चा में निकलकर पूरा आया कि दोनों ही खेमों में दिक्कतें तो हैं, लेकिन ये जो स्मार्ट वोटर है, ये आपको लग रहा है कि रैलियों में जो ये भीड़ है,
ये उस तरीके से तब्दील होती दिखाई पड़ेगी? लगातार राहुल जिस तरीके से कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, युवा महिला सब हमारे साथ हैं। रैलियों और जनसभाओं की भीड़ तो कभी भी वोट का आधार तय नहीं करती है। ये तो हमने जितने भी चुनाव कवर किए हैं उनमें सब में देख लिया है। बड़ी बड़ी रैलियों और बड़ी बड़ी जनसभाओं और भीड़ के बावजूद भी पार्टी की कई बार उसी वहीं की उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है जिसकी रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ थी। तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश वाले इसके पहले वाले चुनाव में अखिलेश यादव की सभाओं में और जिस तरह की भीड़ आपने देखी, यहीं नोएडा में रात को 2 बजे तक उनकी रैली निकली थी और उत्तर प्रदेश की कुछ सभाएं जो हमने कवर की थी। तो वोट अधिकार यात्रा जो निकली है वो सिर्फ अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए निकली है, ये बताने के लिए निकली कि हम भी लड़ाई में। और जब निकालने का योजना बनाई गई थी तब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा था, वोटर पुनरीक्षण वाला, और उनको लगा था कि अब इसी पर सवार होकर अगर यात्रा निकलेगी तो इसी माहौल में बहते हुए हम इस मुद्दे पर जो लोगों के समर्थन है उसको बटोर लेंगे। लेकिन तब तक मामला ही फिस हो गया क्योंकि चुनाव आयोग ने सारी 65 लाख जो मांगे गए वो भी दे दिए। उनको उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता है जब ये यात्रा प्लान की गई थी तब उसकी ऐसा हो जाएगा और ये मुद्दे की हवा ही निकल जाए, इसलिए अधिकार यात्रा शुरू होने के बाद में उसके मुद्दे बदलते चले गए। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने उसको अपने नेगोशिएशन के लिए, बार्गेनिंग के लिए ज़रूर रखा है, क्योंकि शुरू से ही तेजस्वी ने जब तेवर दिखा दिए थे कि भाई 70 सीटें देके हमने बेकार कर दिया। हालांकि विजय जी का विश्लेषण सही था कि ऐसा बेकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा ये चलता रहेगा रस्साकशी। तो 50, 52, 65 कहाँ पर जाकर ये बात रुकती है आज नहीं कहा जा सकता। उसमें दूसरे समीकरण भी, और हम भी इस पूरी चर्चा में, आपने मुझसे पिछली बार में सवाल भी पूछा था लेकिन हम उस पर नहीं आ पाए कि जनसुराज का जो मामला है वो कुछ करे न करे वोट तो काट ही सकते हैं। और पिछली बार की हम जितनी सीटों पर देखें 2000 से 8000 वोटों के अंतर वाली सीटें हैं, वो सारी ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जो खेल को बदल सकती हैं। और अगर वो उस तरीके से वोट काटने में प्रशांत किशोर सफल हो जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर और दिलचस्प चुनाव होने वाला है। अभी सबसे पहली बात तो होगी बार्गेनिंग की। चुनाव की तारीखों की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। दिवाली और छठ का ध्यान में रखते हुए ही मुझे लगता है कि तारीखों की घोषणा होगी, और दिवाली और छठ के पूरे माहौल को, प्रचार को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। चिराग पासवान की जो बात है वो बिल्कुल दिलचस्प है। जो विनोद जी कह रहे थे सही है कि उनसे भी अभी बीच में 1-2 बार जब बात भी हुई, हमारे कार्यक्रम में भी आए थे, तो उनका ध्यान अब ज़्यादा बिहार की राजनीति पर है। जो बिल्कुल चिराग पासवान, उनका ये था कि बिहार में एक बेसिक जनाधार बना रहे, सीट जीते और केंद्र में कोई ऐसा अच्छा मंत्री पद मिल जाए, जिधर की भी हवा हो उस तरफ से मिल जाए, और उन्होंने उसी तरह की पूरी राजनीति की। चिराग पासवान जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में खड़े हो जाएं, वो उनकी महत्वाकांक्षा है। राकेश जी कह रहे थे कि हाइप दे रहे हैं, वो उनके मन की हाइप है, जमीनी सच्चाई। जितना बड़ा जनाधार लेकर नीतीश कुमार बिहार में खड़े हुए, वो सचमुच खड़े हो पाएंगे या पता नहीं, लेकिन वही बात है, इच्छा और क्षमताओं में फ़र्क होता है। इच्छा है, क्षमता है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर बिहार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। और हमने अभी से, न केवल अभी हमारी जो जमीनी टीम गई है, उसके अलावा हमारे बिहार में जो साथी पहले से हैं, लगातार बिहार ब्यूरो है हमारा, उसने एक अलग प्रयोग किया। जो सत्ता का संग्राम हम करते हैं, गाड़ी भेजते हैं ज़मीन पर कवरेज के लिए, हमने वर्चुअली भी नेताओं को जोड़कर सत्ता का संग्राम लगातार चलाया, और उससे भी बहुत सारा अच्छा ज़मीनी कवरेज और उसका फीडबैक हमें मिला है। लेकिन कुल मिलाकर ज़मीन की सही था आने में, हवा का रुख आने में मुझे लगता है कि वक्त लगेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने एक और तो इशारा कर दिया है कि बिहार का चुनाव बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। और अगर आप भी देखिए तो बिहार में नई राजनीति तेजस्वी यादव के रूप में और अनुभव वाली राजनीति नीतीश कुमार के रूप में, इसी के वर्सेस जो है चुनाव होता दिखाई पड़ेगा। जैसा कि मैंने बीच में कहा है कि बिहार का वोटर बहुत स्मार्ट होता है। जो भीड़ रैलियों में दिख रही है वो वोट में तब्दील होगी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, बिहार चुनाव की तैयारियों के लिए हम पूरी तरह से जमीन पर हैं। खबरों पढ़ने के शौकीन हैं तो लगातार कंटेंट पर आपको ढेरों खबरें मिलेंगी। वीडियो के देखने के शौकीन हैं तो वीडियो भी बिहार चुनाव से जुड़े तमाम हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।